Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो नवंबर 2023 में एग्जाम्स हुए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हुआ, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंपलसरी होता है, जिसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा, सबसे पहले तो नंबरिंग देख लो इसकी। तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू होगी CH3 वाले से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पोजीशन पे दो क्या है, मिथाइल, तो 1 4 डाई मिथाइल। एंड 6 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो 6 पोजीशन पे ब्रोमो, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? तो यहाँ पे देखो, आपको ये वाला डायग्राम भी बताना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। तो जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, रेडिकल दैट ब्रिंग अबाउट अ डीपनिंग ऑफ कलर इज टर्म्ड ऑफ बैथोक्रोम। एंड जो बैथोक्रोम के कारण लॉन्गर वेवलेंथ की साइड जो शिफ्ट होती है उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर लेंथ की साइड मींस जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी तो शिफ्ट क्या हो जाएगी, बैथोक्रोमिक हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी। अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है। ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इसकी कम हो जाती है और बैथोक्रोमिक में वेवलेंथ इसकी ज्यादा हो जाती है। अब देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया है हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। तो यहाँ पे फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस पूछी गई है। तो ये रहा हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। फिनोल को जब हम जिंक डस्ट के साथ में हीट करेंगे तो वहां पे बेंजीन की प्रिपरेशन हो गई और साथ में ZnO भी फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो तीनों का हमें अलग अलग प्रोडक्ट बताना पड़ेगा किसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। यहाँ पे देखो प्राइमरी ऑक्सीडेशन, जब प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। एंड जब टर्शियरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो जब तक जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो नहीं टूट जाता तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अब इसके लास्ट वाले पार्ट में क्या पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन इपोक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके साथ में इपोक्साइड की रिएक्शन है जिसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन है एंड सेकंड वाले में डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शंस की गई है। तो या तो ये वाली रिएक्शन हो जाए या ये वाली हो जाएगी, प्रोडक्ट दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन है, इसके साथ में ये कार्बन कार्बन, क्योंकि ये यहाँ पे रिंग खुल जाएगी इसकी, तो रिंग खुलने के बाद एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो बाकी के हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो कंपल्सरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकास टेस्ट। तो ये इसका आंसर है। ल्यूकास टेस्ट का किस लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स तीनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए ल्यूकास टेस्ट का यूज किया जाता है। तो जो टर्शियरी अल्कोहल होता है इसमें ल्यूकास टेस्ट में कंसंट्रेटेड HCl का यूज करेंगे हम, जिसके साथ साथ ZnCl2 के साथ में हीट करेंगे। तो टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। एंड सेकेंडरी अल्कोहल का क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। एंड प्राइमरी का बनेगा प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। अब देखो इन तीनों रिएक्शंस में अंतर क्या है। तो जो टर्शियरी होता है वो इमीडिएट रिएक्शन करता है, लेकिन
सेकेंडरी को रिएक्शन करने में कुछ टाइम लग जाता है, विद इन 5 मिनट्स इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। एंड जो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ हीटिंग पे ही रिएक्शन करता है, बाकी इसके रिएक्शन होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस है। टर्शरी वाला इमीडिएट रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी वाला 5 मिनट्स में करेगा एंड प्राइमरी वाला हीटिंग पे रिएक्शन शो करेगा। अब देखो इसके बी पार्ट में रिएक्शंस पूछी गई हैं अल्कोहल की, जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को टर्शरी बुटाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है एंड इथाइल अल्कोहल को ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट वाली रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल को ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट किया हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंसंट्रेटेड H2SO4 विद टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर HOCl जब एक्वस होगा तो यहाँ पे CH2OH एंड CH2Cl, एक साइड Cl जुड़ जाएगा और एक साइड OH जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है। इसके बाद NaHCO3 जब हम एक्वस में देते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाती है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, टर्शरी बुटाइल अल्कोहल के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो कॉपर विथ 300 डिग्री पे हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एसीटोन की। फिर हम क्या यूज करेंगे, CS3MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम यूज करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgBrOH बाहर निकल जाएगा और टर्शरी बुटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक ये देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन के ई पार्ट में पूछा गया कि इपोक्साइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, एक तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया, इसके अलावा एक रिएक्शन और देखो, ये वाली रिएक्शंस भी आप कर सकते हैं उस वाले क्वेश्चन में। RMgX प्लस CH2 दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं तो इपोक्साइड की फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो ये इंटरमीडिएट है और उसके बाद में प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी एंड MgXOH बाहर निकल जाएगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछा गया है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको विद मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड दिखा रखी है, तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया एसिडिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा कम एसिडिक होता है। तो ये यहाँ पे इसका एसिडिटी ऑर्डर का अरेंजमेंट है, जिसके अंदर प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी एंड लास्ट पे टर्शरी अल्कोहल होता है। और ये किसके बेसिस पे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे होते हैं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर 3 R ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। सेकेंडरी में 2 होंगे एंड प्राइमरी में 1 होगा, इसी के बेस पे इसका एसिडिटी ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है गिवन इन 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स के 2 मेथड, एक एल्डिहाइड वाला मेथड दे रखा है एंड सेकंड हम ईस्टर वाला मेथड करेंगे। तो ये एल्डिहाइड का वाला मेथड है। तो एल्डिहाइड का क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे जिससे कि अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, रेनिन निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन बाय नेसेंट हाइड्रोजन से कर सकते हैं, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड हो सकते हैं जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोन हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इसके अलावा मीडविन पॉन्ड ऑफ रिडक्शन भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करेंगे तो भी हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रिडक्शन किस किस के थ्रू हो सकती है, बाय बोवेड-वॉल्ट ब्लैक रिडक्शन या फिर कैटालिटिक रिडक्शन हो सकती है या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं हम। अब थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। तो ये इसका आंसर है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको ये दोनों क्वेश्चंस करवाए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछे गए। ऊपर वाला 2 मार्क्स में पूछा गया है और ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। तो ये हमारा बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग का मैकेनिज्म है।
जिसमें क्या होता है SN2 अटैक होता है हाइड्रोक्साइड का। तो ए सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं बी सेक्शन में फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई फिनोल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिनोल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है क्यों होती है? क्योंकि फिनोल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा गया है फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फिनोल्स में क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि फिनोल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसी के कारण उसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल होती है। फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है और हाइड्रोजन को वो इजीली लूज कर देता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस के कारण जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं। लेकिन एल्कोहल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लेजियन रीअरेंजमेंट पूछी गई है। तो क्लेजियन रीअरेंजमेंट भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में विद आंसर करवाई थी कि क्लेजियन रीअरेंजमेंट आपको पक्का पूछी जाएगी, जो कि 2 मार्क्स में आई है। ये क्लेजियन रीअरेंजमेंट है जिसके अंदर ये इसका नीचे मैकेनिज्म भी दिखा रखा है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा पेपर में। एंड क्लेजियन रीअरेंजमेंट के अंदर ऑर्थो अटैक भी होता है एंड पैरा अटैक भी होता है, तो दोनों करने पड़ेंगे, पी रीअरेंजमेंट भी एंड ओ रीअरेंजमेंट भी, जो कि मैंने दोनों का आपको मैकेनिज्म दिखा दिया है। ये दोनों के दोनों आपको पूरा करने पड़ेंगे। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स आर हायर देन कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड एसाइल हैलाइड्स। तो फिनोल्स में क्या होता है, फिनोल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो इसके कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, एसाइल हैलाइड भी ले रहे हो जैसे कि क्लोरोबेंजीन हो गया, तो इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो फिनोल होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन के अंदर भी एब्सेंट होगी, या फिर टोल्यूइन ले सकते हैं। इन सभी के अंदर सिर्फ फिनोल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसी कारण से इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसके अंदर ए क्या है, ए है यहाँ पे फिनोल है जो कि CCl4 या फिर KOH की प्रेजेंस में 333 केल्विन पे जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सैलिसिलिक एसिड पे यहाँ पे नेक्स्ट हमें बी बताना है कि बी जब कौन सी कंडीशन होगी तो ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी क्या है, NaOH प्लस CaO को जब हम हीट करेंगे सैलिसिलिक एसिड के साथ में तो यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब दोबारा से जब फिनोल बन जाएगा तो फिनोल को जिंक डस्ट के साथ में जब हीट करेंगे तो बेंजीन प्लस ZnO की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सी पूछा गया था, सी में क्या आ जाएगा, बेंजीन प्लस ZnO, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसके लास्ट पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई फिनोल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन टोल्यूइन। तो फिनोल में क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, इसके अंदर कि जो फिनोल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन जो टोल्यूइन होता है टोल्यूइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। तो इसी कारण से फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा और इसी कारण से फिनोल जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दोनों क्या होंगे, इजीली सोल्यूबल होंगे एक दूसरे में। अब देखो बी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन पे यहाँ पे ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर्स, केमिकल शिफ्ट जो कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है, इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये सभी आपको पूछे गए हैं। 1 मार्क में बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी पूछा गया था। तो ये सारे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर करवा दिए थे कि ये जो सारी टर्म्स है ये पूछी जा सकती, जो कि 4 मार्क्स में, और इसके अलावा 1 मार्क क्वेश्चन आगे 5 मार्क्स में पूछी गई है। तो सबसे पहले तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद
dark bands when electron absorb energy in the ground state to reach higher energy state. This type of spectrum is produced when atoms absorb energy. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, absorption spectra. इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बनाना भी पड़ेगा और सभी को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. तो हाइपरक्रोमिक मैंने बताया था कि जब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा. बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होगा, जब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी. हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट कब होता है, जब वेवलेंथ कम हो जाती है. और ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है. बैथोक्रोमिक की डेफिनेशन तो ये रही, यहीं पे है. इसके अलावा ये यहाँ पे ऑक्सोक्रोम्स की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये भी कर लेना, उसी के अंदर लिखनी पड़ेगी आपको. इसके अलावा ये क्रोमोफोर्स की डेफिनेशन है जो कि आपको पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी 1 मार्क में. इसके अलावा ये यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है. एंड लास्ट में जो बच गया हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, जो कि ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं. तो ये इनकी सारी की सारी आपको डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी विद डायग्राम क्वेश्चन में. अब नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया राइट द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन मैंने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको करवा दी थी, तो ये यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछे गए हैं. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या होती है, इसको हम यूज करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, या फिर किसी भी सॉल्यूशन की अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे. इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और इन द डिटेक्शन ऑफ कंजुगेशन, इसके लिए भी हम इस कंपाउंड को, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करेंगे. इसके अलावा ये बेस्ट मेथड है किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है वहां पे सिग्नल ज्यादा आती है, तो इसलिए हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से. इट इज यूजफुल इन स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम्स जो भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगी. तो ये सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं. इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं 1-2, और या फिर इनको भी डिटेल में बता सकते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे. अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है कि जो लैम्डा मैक्सिमम है हमें कैलकुलेट करना है. 2 कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं. तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको वुडवार्ड फीचर्स के रूल्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. पूरे के पूरे रूल्स लिखने के बाद आपको ये एग्जाम्पल्स मीन्स लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करके आंसर निकालना है. तो ये यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज हैं जो कि पेरेंट ओपन चेन डाइनिन के लिए कितनी है, पेरेंट हेटेरोएन्युलर डाइनिन के लिए कितनी है, पेरेंट होमोएन्युलर डाइनिन, या फिर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स रेजिड्यू के लिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, OCO-CH3 ऑक्सोक्रोम के लिए, OR ऑक्सोक्रोम, SR ऑक्सोक्रोम, या फिर क्लोरीन या ब्रोमीन एटम के लिए कितनी है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यूज दिखा रखी है. इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड का लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करके दिखा रखा है. अब हम आ गए हैं डी सेक्शन में. तो डी सेक्शन में जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये अरेंज करने हैं, इसके साथ साथ इसका रीजन भी बताना है किस रीजन से हम इसको अरेंज कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है जिसके अंदर सबसे कम एसिडिक कौन होगा, एसिटिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड. इन दोनों को जो पूरा का पूरा है किसके बेसिस पे, +I और -I इफेक्ट के बेसिस पे हमने इसको अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में. तो जो HCOH होता है इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. इसका जो एसिडिटी ऑर्डर होता है बीच में होता है. CH3 का इससे भी कम होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है. जो CH3 होता है वो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ये -I इफेक्ट शो करेगा. इसके अलावा जो Cl होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और जो फ्लोरीन होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. लेकिन Cl के अंदर क्या होती है, डी सबशेल प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो सकती है डी सबशेल के अंदर. लेकिन फ्लोरीन के अंदर ना तो डी सबशेल प्रेजेंट होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज कम होता है. तो इसके अंदर +I इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा
कम हो जाएगा। ये इसका एसिडिटी का ऑर्डर है। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया गिव एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये 8th की फर्स्ट पार्ट का आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये यहाँ पे एज इट इज पूछा गया है। सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड्स। ये मैंने एल्डिहाइड्स की केमिकल रिएक्शंस में भी आपको बताया था कि जो प्राइमरी एल्कोहल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बी पार्ट में बाई कार्बोक्सिलेशन दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये दोनों आप अच्छे से कर लेना। अब इसके सी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन बेसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एस्टर हाइड्रोलिसिस दिखा रखी है बेसिक मीडियम में विद इसका मैकेनिज्म, ये आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा पेपर में। अब हम आ गए हैं 9th क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन के ए पार्ट में हंस-डिकर रिएक्शन पूछी गई है एंड बी पार्ट में इसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस पूछी गई है। तो ये दोनों रिएक्शंस एज इट इज आई हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करवाई थी और देखो बेसिक मीडियम वाला भी करवाए थे। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे सारे के सारे पूछे गए। ये हंस-डिकर रिएक्शंस हैं। एंड इसके अलावा बी पार्ट में कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस दे रखी हैं, तो दोनों को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा 9th क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, जिसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन में HNO3 और H2SO4 के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। ऐसे ही सेकंड वाले में रेड फॉस्फोरस के साथ में क्लोरीन की है एंड थर्ड वाले में Br2 के साथ में CCl4 की है। तो ये हमारा सेकंड रिएक्शन का आंसर है, जिसके अंदर एसिडिक एसिड के साथ में हम क्लोरीन प्लस रेड फॉस्फोरस को यूज कर रही हैं। तो इसमें जो थर्ड वाली रिएक्शन पूछी गई ये तो हंस-डिकर रिएक्शन है, तो ये यहाँ पे एज इट इज आपको हंस-डिकर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट पार्ट में जो रिएक्शन HNO3 और H2SO4 की पूछी गई है वो यहाँ पे ये है HNO3 एंड H2SO4 की रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट क्या है आयन नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एंड ये यहाँ पे सेकंड रिएक्शंस का आंसर है, जिसके अंदर ये किसके बेसिस पे है हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की की रिएक्शन के बेसिस पे। इसके अंदर क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर अगर Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br जुड़ जाएगा, अगर Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन की गई है, तो यहाँ पे क्या है दो अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन पे दो Cl2 आ जाएगी हाइड्रोजन की जगह पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था, जो 6th क्वेश्चन का बी पार्ट है, ये बीच में बीयर-लैम्बर्ट लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन छूट गया था, तो इसको मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे बीयर-लैम्बर्ट लॉ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।